आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लासेस दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा हूँ ओके। और क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखते जाइए ओके। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको 2 अंकीय महत्व प्रश्न बता चुका हूँ ओके। साथ ही 2 अंकीय महत्व प्रश्न का मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको कहा बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए ओके, तैयार करा दिए, सभी तैयार करते जाइएगा। वस्तुनिष्ठ की सीरीज चलती ही जा रही है तो वस्तुनिष्ठ भी आप तैयार करते जाइएगा ओके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले होंगे। 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन सॉल्यूशन के लिए लगातार आप लोग कह रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, समझेंगे। वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, 2 पार्ट में वीडियो आएगी, आपका पार्ट पहला होगे। तो देख लेते हैं। तो कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो क्या मंजिल भी झुका करती है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है एकदम सिलेक्टेड मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिलेक्टेड बताऊंगा और नहीं मैं आपको समझाऊंगा ओके। तो पहला हमारा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और ये बहुत समय से आया नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। मतलब कोई अभिक्रिया हो रही है तो ओके, तो उसे क्या है प्रभावित कर दे, तो उसे कहीं धीमा कर देते, कहीं उसे तेज कर देते अभिक्रिया को। तो कौन कौन से कारक इसमें निर्भर करते हैं। तो पहला है आपका जो कारक है वो है अभिकारकों की सांद्रता, मतलब सांद्रता मतलब अभिकारक है वो किस प्रकार के ओके। तो अभिकारक की सांद्रता निर्भर करती है। फिर दूसरा है अभिक्रिया का ताप, तीसरा अभिकारकों की प्रकृति। जब भी कोई भी दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें तो सबसे पहले आपको फोकस किसमें याद करने में करना है, याद सबसे पहले आपको हेडिंग याद करनी है ओके। तीनों को पहले अच्छे से हेडिंग याद कर लीजिए, एक बार 2-3 बार कॉपी में लिख लीजिए। जब अच्छे से हेडिंग याद हो जाए फिर अंदर का मटेरियल याद कीजिए ओके। कई स्टूडेंट सीधा लेते हैं पढ़ने लगते हैं डायरेक्ट, जब पेपर में जाते हैं तो क्या हेडिंग ही भूल जाते हैं, अंदर के मटेरियल की बात ही हटा दो, अंदर ऊपर का हेडिंग भूल जाएंगे जो आपका मेन पॉइंट है ओके। तो फिर आप अंदर क्या लिख लेंगे ओके, इसलिए आप क्या हेडिंग पर ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग पहले अपना अभिकारकों की सांद्रता ओके। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर क्या अभिक्रिया की दर में क्या वृद्धि हो जाती है। जब अनुपातिक क्रिया मतलब क्या है सांद्रता बढ़ा देंगे, मतलब उसका क्या है थोड़ा लिक्विड कर देंगे, उसे थोड़े और तरल बना देंगे तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाती है। जब अनुपातिक क्रिया के गुणनफल के नियमानुसार अभिकारक की दर अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, अतः अभिकारक का सांद्र बनाने पर अणुओं की क्या संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या है प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप क्या है अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अभिक्रिया के ताप पर। निश्चित सांद्रता पर ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का क्या बढ़ता है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर क्या बेग क्या है दुगना और तिगुना होता जाता है। मतलब जितना आप ताप बढ़ाते जाएंगे अभिक्रिया तेज होती जाएगी ओके, ये बताया जा रहा है। तो ये फिक्स ही रहता है, ये आपको भी पता है। जितना ज्यादा हम क्या ताप बढ़ाते जाएंगे और 10 डिग्री का प्रति ताप बढ़ाते जाएं तो अभिक्रिया क्या है दोगुनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितनी मतलब है उससे भी दोगुनी तेज अभिक्रिया होने लगेगी। नेक्स्ट है तीसरा अभिकारकों की प्रकृति, मतलब अभिकारक किस प्रकृति के हैं। जिन अभिकारकों में उपस्थित बंध सरलता से टूट जाते हैं उनकी अभिक्रिया तीव्र वेग से होती है। मतलब कई अभिकारक जो अभिकारक तुरंत टूट जाते हैं तो उनकी अभिक्रिया सिंपल बात है तीव्र होगी ओके। और जिनके अभिकारक टूटते नहीं उनमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो उनकी अभिक्रिया धीमी होगी, सिंपल बात होगी। सिंपल आप समझ के लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है ओके। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे भी आपको करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, अर्धायु काल क्या है। सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रण के क्या है, सांद्रण के क्या है निर्भर नहीं करता ओके। यहाँ से पूछे जा रहा अर्धायु काल का प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता ओके। देख लेते हैं। तो पहले आपसे अर्धायु काल की परिभाषा पूछी जा रही। तो अर्धायु काल की परिभाषा क्या है, वह समय जिसमें क्रियाकारक या अभिकारक क्रियाकारक या अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रण की आधी रह जाती है, अथवा वह समय जिसमें क्या है कोई क्रिया अर्धपूर्ण होती है उसे क्या है उस क्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। जो 2 परिभाषा, एक तो आपको ये है और दूसरी ये है, जो याद हो जाए वो याद कर लीजिएगा एक परिभाषा ओके। पहली अभी परिभाषा क्या है, वह समय जिसमें क्या है क्रियाकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की क्या आधी रह जाए उसे अर्धायु काल कहते हैं। इसे क्या है T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। 1/2 मतलब आधा प्रदर्शित, आधे की बात हो रही तो 1/2 को आधा लिखते हैं। टी मतलब ओके, इसमें क्या है समय क्या है आधा रह जाए, ना में अर्ध आयु काल मतलब जिसमें समय आधा रह जाए। तो टी है यहाँ समय से निर्भर करता है, मतलब टी क्या प्रदर्शित करता है समय, आधा का मतलब यहाँ कर रहा है 1/2 का अर्ध आयु काल से ओके। ये हो जाता है आपका। अब आपको क्या बताना है, सिद्ध करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के पर निर्भर नहीं करता। चलिए देख लेते हैं। तो आपको क्या लिखना है, देखिए इसमें रटने की चीज है, मैं आपको बताऊं, इतना आपको रट लेना है, इतना आपको रट लेना है, इतना फॉर्म आपको रटना पड़ेगा तो आपसी वाला पूरा फिर आपको बन जाएगा न्यूमेरिकल ओके। ओके तो ये क्या लिखा हुआ है आपको लिखना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण ये होता है, ये आपको याद रख लेना, ये आप होता है समीकरण ओके। या फिर आपका ये होता है, इतना ये आपका समीकरण होता है, ये आपने याद रख लिया ओके। आपको ये याद ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको सॉल्व करना ओके। अब यहाँ से फिर आपका बस आपको यहाँ मान रख देने चाहिए। अब टी है, अब टी हमें क्या चाहिए आधा चाहिए, समय आधा चाहिए, मैं अर्धायु काल चाहिए तो अर्धायु काल का आपको ये रख देना मान ओके, 1/2 कर देना है। या एक्स का मान भी आपका आधा हो जाएगा तो एक्स के स्थान पर रखना है आपको a/2 रख देना ओके, a/2 आपका 2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे।
ओके। जब आगे से लिखेंगे तो आप ये आपका ये दिया हुआ इस प्रकार से है। ओके, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। बस पर log 2 का मान आपको ये होता है 0.3010। अब ये सब आपको रटना पड़ेगा, ये रटने की चीजें हैं आपकी। ओके, फिर आपको क्या कर देना है, बस आपको इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा। फिर आपको बता देना है, अतः अभिक्रिया के अर्धआयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं होता बल्कि दर स्थिरांक पर निर्भर होता है। यहाँ हमारे पास क्या मिल रहा है, दर स्थिरांक मिल रहा है। किसी अभिक्रिया का अर्धआयुकाल उसके दर स्थिरांक क्या है, विकर्णानुपाती होता है, ये आपको बता देना। तो इस प्रकार से रखिएगा, याद रखना है। अब देखिए जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है पेपर में सीधे एज ए टेस्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको log 2 का मान याद रख के रखना है, और फिर जो अभी आपको वो बताया व्यंजक वो आपको आगे के याद रखना है। ये तो आप फिर सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो कुछ चीजें आपको समझने की, रटने की डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जो आपको रटना है तो सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। ओके, आगे देख ले, लुकास अभिकर्मक क्या है। लुकास अभिकर्मक का उपयोग कर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल पर विभेद कीजिए। पहले लुकास अभिकर्मक आपसे पूछा जा रहा है, फिर क्या पूछा जा रहा है कि हम जैसे लुकास अभिकर्मक आपको दे दिया जाए तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक और आपका तृतीयक एल्कोहल है, इनमें आपके अंतर कैसे निकालेंगे इसकी सहायता से चलिए देख लेते हैं। तो लुकास अभिकर्मक पहले जान लेते हैं। तो लुकास अभिकर्मक क्या है, निर्जल ZnCl2 में संतृप्त सांद्र HCl का मिश्रण होता है। याद रख लीजिएगा, एक वाक्य में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है लुकास अभिकर्मक क्या है, तो आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा। निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण होता है, उसे लुकास अभिकर्मक कहते हैं। इस अभिकर्मक में क्या है, एल्कोहल 6 कार्बन परमाणु वाले तक घुलनशील होता है और एल्किल हैलाइड अघुलनशील होता है। देखिए हमने जान लिया लुकास अभिकर्मक क्या है हमारा, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण क्या है, लुकास अभिकर्मक कहलाता है। अब हमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि हम लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे, तो एक बार पढ़ लेते हैं। यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के एल्कोहल की HCl के प्रति अभिक्रिया करने की क्षमता पर आधारित है, जो निम्न प्रकार से तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, इस प्रकार से। एक बार देख लेते हैं इसके आगे। तृतीयक एल्कोहल इस अभिकर्मक के साथ क्रिया कर तुरंत एल्किल हैलाइड का तेलीय सतह बनाते हैं। द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट में तेलीय सतह बनाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल ठंडे में कोई क्रिया नहीं करते, गर्म करने पर वाष्पित एल्किल हैलाइड बनते हैं। सिंपल बात है। ओके, अगर मान लीजिए हम भी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एल्कोहल लिया, हमने एल्कोहल लिया, हमें पता करना है ये प्राथमिक एल्कोहल है कि द्वितीयक की तृतीयक, तो हमें क्या सीधे सीधे लुकास अभिकर्मक से क्रिया करा देनी है। यदि वह क्या तुरंत क्रिया करके एल्किल हैलाइड दे रहा, तुरंत क्रिया करके एल्किल हैलाइड दे, तो हम समझ जाएंगे वह क्या तृतीयक एल्कोहल है। यदि वह क्या है 5 मिनट में, थोड़ा टाइम लेके लगा 5 मिनट लगे, ओके, 5 मिनट में क्रिया करके तेलीय सतह बनाना, तो वह द्वितीयक एल्कोहल है। ओके, और वह क्रिया ही नहीं कर रहा, मतलब ठंडे में भी कोई क्रिया नहीं कर रहा। ओके, तो फिर समझ जाओ कि वो क्या है, वह आपका प्राथमिक एल्कोहल। ओके, इस प्रकार से पहचान करेंगे। ओके, बस ये 3 लाइनें याद रखनी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाता बिल्कुल आसान है। ओके, बाकी आपको क्या है, आपको ये तैयार कर लीजिएगा, इसमें क्या है अभिक्रिया के माध्यम से समझाएंगे। ओके, तो इस प्रकार लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद किया जाए। विभेद मतलब हम पता लगाते होंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसके 2 आपका उपयोग लिखना है। अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनसे तो बनता ही होगा, बायोलॉजी में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ओके, अब देख लेते हैं हम डीएनए अंगुली छापन और इसके 2 उपयोग। ओके, फिर भी पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इस क्षारकों के क्रम को निर्धारित करना डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है, प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छाप होते हैं। ओके, मतलब सबकी जो अंगुली की जो छापन होती है वो सबकी अलग अलग होते हैं। ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं, इन्हें लंबे समय तक क्या है तथा व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए काम में लाया जाता है, लेकिन इन्हें क्या है शल्य चिकित्सा के द्वारा क्या है परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, अब देख लेते हैं प्रयोग, इनका उपयोग क्या है। तो डीएनए अंगुली छापन का प्रयोग कर विधि से संबंधित प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने के लिए किया जाता है तथा किसी व्यक्ति के पैतृकता को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अज्ञात मृतक के शरीर की पहचान हेतु संतति अथवा जनक के डीएनए की तुलना की जाती है। ओके, ये सब आपके डीएनए अंगुली छापन का उपयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंजाइम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। देख लेते हैं एंजाइम हमारे क्या होते हैं। तो एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न शारीरिक क्रियात्मक क्रियाओं जैसे भोजन का पाचन, श्वसन आदि को उत्प्रेरित करते हैं। साथ ही क्या रासायनिक रूप से क्या है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ओके, ये आपका बताया गया। मतलब एंजाइम क्या होते हैं जो हमारे ये सब क्रिया कराते हैं, भोजन का पाचन, श्वसन, ओके, इनके सहायक करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, वो आपके एंजाइम काम करते हैं। उनका उपयोग क्या है, पहला उपयोग है मदिरा एवं पेय पदार्थों में ऑक्सीजन को अलग करते हैं। दूसरा क्या है पेय एवं खाद्य पदार्थों को घुलनशीलता को क्या विकसित करना, ये आपका एंजाइम के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित को आपको समझाना है। ओके, तो इसमें क्या क्या समझाना है, फार्मलता पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो फार्मलता क्या है
किस मैं आपको पहले ही बता चाहूँ, बार बार क्वेश्चन आ रहा अपना नॉर्मलता, फॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन, मोल प्रवाह, मोललता, मोलरता, ये सब आपको तैयार कर लेना। क्या तैयार करना है? परिभाषा और सूत्र। ओके, ये सूत्र भी याद कर लेते हैं। तो मैं आपको आगे प्रश्न अभी करवाए थे, ओके, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आगे प्रश्न करना भी आप सीख जाएंगे। फॉर्मलता क्या है? किसी बिलियन की फॉर्मलता 1 लीटर बिलियन में मिले आयनिक विलेय पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान, ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या क्या होती है? आपकी फॉर्मलता होती है। इसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला का सूत्र आपका ये दिया हुआ है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? जैसे ppm कहते हैं। किसी बिलियन के 10 की घात 6, ओके, 10 की घात 6 होगा, ओके, भाग में उपस्थित विलेय के ग्राम में पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता कहलाती है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला आपका क्या होगा? तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होगा विलेय का ग्राम में द्रव्यमान इंटू आपका हो जाएगा 10 की घात 6 अपॉन बिलियन का आयतन। ओके, ये आपका हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दो, अभी तक दोस्तों आपने क्या है, हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको क्या है इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे। ओके, मतलब कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला, तो केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको क्या है केमिस्ट्री का कोर्स आपको दिया जा रहा है। पीडीएफ रूम में रहेगा, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। ओके, आसान है, देख लेते हैं। बाकी मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ओके, एक वीडियो में न्यूमेरिकल और भी कुछ हो जाते हैं, तो रह जाते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके, तुम्हारा क्वेश्चन है, यदि 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम में जल में मिले हैं, बिलियन की आपको है मोलरता ज्ञात करनी है। सिंपल है, मोलरता का फॉर्मूला लगा के मान रख देना है। बाकी ये मेथड सही नहीं है, पहले आपको लिखना चाहिए। क्या मैंने अंकित प्रश्न में आपको बताया था, पहले दिया क्या गया है, ज्ञात का करना है, फिर आपको फॉर्मूला रखना है, फिर मान रखना। ओके, इस प्रकार से करना है। इसमें तो मेरा बाकी डायरेक्ट हो गया है, लेकिन इस प्रकार से आपको पेपर में बिल्कुल मत करना। होगा, पहले आपको दिया क्या है, ज्ञात का करना है, फिर आपको क्या है सूत्र लगाना, फिर आपको मान रख देना। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ अंकित प्रश्न में, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा बस ये फॉर्मूला मान रखा गया है, डिटेल से मैंने आपको समझा ही दिया। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है? प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है देख लेते हैं। प्रोटीन ऊष्मा, खनिज, अम्ल एवं क्षारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या अम्ल या उच्च सांद्र लवणों आदि से अभिकृत किया जाता है, तो क्या है प्रोटीन स्कंद या अवक्षेपित हो जाता है। यह क्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है। सीधी सिंपल बात क्या है, प्रोटीन को जब हम क्या है गर्म करते हैं या फिर हम इसकी क्रिया के अम्ल से करा देते हैं या उच्च सांद्र वाले लवणों से इसकी क्रिया करा देते हैं, तो प्रोटीन क्या हो जाता है? प्रोटीन स्कंदित हो जाए, अवक्षेपित हो जाता है। सीधे सिंपल बात है, पिघल जाते होगे, मतलब इसकी पूरी आकार बिगड़ जाता है। तो ये इसे ही हम क्या कहते हैं, अब स्कंद या अवक्षेपित हो जाता है, इसका आकार बिगड़ जाता है, इसलिए हम क्या है प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण मतलब उसका आकार बदल जाना। ओके, ये हो जाता, तो हो जाता प्रोटीन का विकृतीकरण। ओके, विकृतीकरण में रासायनिक रूप से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना नहीं बदलती है, किंतु द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना परिवर्तित होती है। इससे ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था कि प्रोटीन के विकृतीकरण में प्राथमिक संरचना जो होती है प्रोटीन की वो नहीं बदलती, लेकिन जो द्वितीय और तृतीय संरचना होती है वो बदल जाती है। ये क्वेश्चन आया भी था अपना। क्वेश्चन क्या था कि क्या प्रोटीन के विकृतीकरण से प्राथमिक संरचना बदल जाती है? तो ये आपके बदल जाती है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा नहीं बदलती। ओके, ये असत्य हो जाता है। विकृत प्रोटीन अपनी जैविक क्रियाशीलता को खो देता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग आपको याद रख लेना है। पहला आपका क्वासी-योरकर, दूसरा है आपका मरासम। ओके, ये है आपका, याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिखकर एक बार नोट करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। ओके, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड मोनोमर से बने उच्च अणु द्रव्यमान वाले बहुलक हैं जो प्रत्येक कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। जैविकीय रूप से ये अति महत्वपूर्ण पदार्थ है। ये क्या है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भी क्या है महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। ओके, कार्य इनके क्या है? तो कार्य आपको 2 बताने। पहला कार्य है ये अनुवांशिकी लक्षणों को संतान में पहुंचाते हैं। कौन? न्यूक्लिक अम्ल। ओके, दूसरा क्या है? ये प्रोटीन के जैव संश्लेषण में भाग लेते हैं। ओके, तो ये आपके न्यूक्लिक अम्ल के क्या है और क्या है उनके 2 कार्य। ओके, तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको दोस्तों 9 को क्वेश्चन कवर कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर लाऊंगा, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनके सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ये हम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।